तो अब आइए आप चर्चा करते हैं कि आखिर ये जो 7 प्रकार के मात्रक हैं इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी और कैसे एक एक करके यहाँ पे सभी मात्रक हमारे सामने आते गए। तो जैसे अभी लंबाई की बात करते हैं, तो लंबाई का जो लोगों ने अनुमान लगाया होगा वो कैसे लगाया होगा। मान लेते हैं एक पॉइंट लेते हैं या एक जैसे एक बिंदु लेते हैं, ये बिंदु ओ है। बिंदु ओ से बिंदु ए तक जाने में हम लोग कम दूरी तय किए और बिंदु ओ से बिंदु बी तक जाने में हम लोग ने ज़्यादा दूरी तय किया, या बिंदु ओ से ए तक जाने में हम लोगों ने कम चला और बिंदु ओ से बी तक जाने में हमने ज़्यादा चला। इस तरह की जो परिघटना है इसको समझने के लिए हम लोग ने एक भौतिक राशि बनाई, जिस भौतिक राशि को हमने क्या कहा, लंबाई कहा, है ना। तो ओ से अगर ए चले तो यहाँ पर इसकी लंबाई क्या है, कम है, और ओ से अगर बी चले तो इसकी लंबाई क्या है, ज़्यादा है। तो इस तरह से हमने कहा कि एक भौतिक राशि बनाया जिसको हमने क्या कहा, लंबाई कहा। उसके बाद अगर बात करते हैं द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान की अगर बात करें तो जैसे मान लो एक यहाँ पे पदार्थ है, दूसरा ये पदार्थ है। तो दो पदार्थ अगर मैं अपने हाथों में रखूँ तो हम देखते हैं कि एक पदार्थ बहुत भारी लगती है हमको और एक पदार्थ हमको हल्की लगती है। तो हल्की पदार्थों को हम लोग आसानी से उठा पा रहे थे और भारी पदार्थों को बड़ी मुश्किल से हम लोग उठा पा रहे थे। तो यहाँ पर क्या इस पदार्थ के जो एक गुण है या एक भौतिक राशि है उसको हम लोग लंबाई से माप सकते हैं क्या, नहीं माप सकते। तो इस जो पदार्थ है इसका जो मापन करने के लिए हम लोग ने एक और भौतिक राशि का इजाद किया जिसको हम लोग ने क्या कहा, द्रव्यमान। तो हमने कहा कि ये जो पदार्थ है इसका द्रव्यमान अधिक है तो ये बड़ी मुश्किल से उठ पा रही थी, और ये जो पदार्थ है ये बहुत हल्की है तो इसको हम लोग आसानी से उठा पा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग ने कहा कि दूसरी जो भौतिक राशि है द्रव्यमान कहा। इसके बाद हम लोग ने देखा कि यहाँ से ओ से, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि दो व्यक्ति लेता हूँ, है ना, दो व्यक्ति लेता हूँ, एक व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, है ना। पहले वाला व्यक्ति यहाँ तक जाता है बिंदु 1 तक और दूसरे वाला व्यक्ति बिंदु 2 तक जाता है। तो पहले वाला व्यक्ति जब इस भाग से बिंदु 1 तक जाता है और दूसरा वाला व्यक्ति इस भाग से बिंदु 2 तक जाता है, तो यहाँ पर हमने देखा कि इसको यहाँ तक ये बहुत जल्दी पहुँच गया, और ये जो ये पहला व्यक्ति है जिसको हम लोग ने ए कहा और ये दूसरा व्यक्ति है बी। तो पहला जो व्यक्ति ए बिंदु ए तक बहुत जल्दी पहुंच गया और दूसरा व्यक्ति जो है बी बिंदु 2 तक बहुत लेट में पहुंचा, है ना। दूसरा जो व्यक्ति है बी वो बिंदु 2 तक बहुत लेट से पहुंचा। तो ये जल्दी और लेट, इसको समझने के लिए क्या हम लोग लंबाई का सहारा ले सकते हैं क्या, नहीं। क्या हम लोग उसमें द्रव्यमान का यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं। तो इस चीज़ को जल्दी या देरी, इसको समझने के लिए हम लोग ने एक और भौतिक राशि का इजाद किया जिसको हम लोग ने क्या कहा, समय कहा। तो आखिर ए को बिंदु ए तक जाने में कम समय लगा और बी को बिंदु 2 तक जाने में अधिक समय लगा। तो इस तरह से हम लोग ने तीसरे भौतिक राशि समय की परिकल्पना की। अब उसके बाद यहाँ पे देखा दोस्तों कि हम लोग ने दो पदार्थ लिया। एक पदार्थ को हम लोग ने बर्फ़ के पास रख दिया, है ना, बर्फ़ से टच करा दिया, और दूसरे पदार्थ को हम लोग ने एक कोई जलती हुई चीज़ के पास रखा। तो जब हम लोग उन दोनों को पास लाते हैं तो हमने देखा कि ये जो पदार्थ है जो जलती हुई चीज़ के पास रखी थी उसको हम लोग को पकड़ना मुश्किल था, ये हम लोग को गर्म लग रही थी, और ये वाली जो चीज़ थी जो बर्फ़ से संपर्क में थी ये पदार्थ हमको बहुत ठंडी लगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये बहुत गर्म लग रही थी और ये क्या है, बहुत ठंडी लग रही थी। तो क्या इसका मापन हम लोग लंबाई से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या इसका मापन हम लोग द्रव्यमान से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या इसका मापन हम लोग समय से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक और अन्य भौतिक राशि की जरूरत पड़ी। उस भौतिक राशि को हम लोग ने क्या कहा, ऊष्मागतिकता। तो हमने कहा कि ये जो पदार्थ है जिसको हम लोग जलती हुई किसी चीज़ के पास रखें उसका ऊष्मागतिकताप अधिक है, और ये पदार्थ इसका ऊष्मागतिकताप क्या है, कम है। अच्छा, इसके बाद हम लोग ने क्या किया, एक दो पदार्थ और लिए। दो पदार्थ लिए, ये जो पदार्थ है रेड वाला, इसके ऊपर एक धनावेशित पदार्थ रखा और यहाँ पे ऋणावेशित पदार्थ रखा, ठीक है। ये चालक पदार्थ है, तो इस चालक पदार्थ के संपर्क में ऊपर में धनावेशित पदार्थ और नीचे में ऋणावेशित पदार्थ रखा। और ये दूसरा पदार्थ लेते हैं, ये भी चालक पदार्थ है, लेकिन इस पर ना तो ऊपर कुछ पदार्थ है ना तो नीचे कुछ पदार्थ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले इस पदार्थ को टच किया तो मुझे क्या झटका महसूस हुआ, है ना, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, धनावेशित है और इसके ऊपर नीचे में क्या है, ऋणावेशित। तो यहाँ से यहाँ कुछ प्रवाहित हो रही थी, मैंने टच किया तो मुझे झटका महसूस हुआ। लेकिन अगर इस पदार्थ को मैंने छुआ तो मुझे कुछ नहीं हुआ। तो इस जो परिघटना है इसको समझने के लिए हम लोग ने एक और भौतिक राशि की इजाद किया, एक और भौतिक राशि बनानी पड़ी जिसको क्या कहा जाता है, विद्युत धारा। तो हमने कहा कि इस जो चालक पदार्थ है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और हमने टच किया तो हमें झटका महसूस हुआ, और इस चालक पदार्थ में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है।
तो हमने कहा इसमें विद्युत धारा बह रही है और इसमें विद्युत धारा नहीं बह रही है। तो इस प्रकार से हमने एक और भौतिक राशि की को उपयोग में लाना शुरू किया। इसके बाद हमने देखा कि जैसे दो पदार्थ लेते हैं, ये पहला पदार्थ, ये दूसरा पदार्थ, मान लेते हैं दोनों का द्रव्यमान कितना है, 200 ग्राम, ये भी 200 ग्राम, ये भी 200 ग्राम। हमने देखा जब इसको छोटे करते गए, टुकड़े करते गए अवयवी कण जो रहती हैं, जैसे अणु है या परमाणु है, तो इसको इतना छोटा कर दिया कि एक जो पार्टिकल था वो एक अणु के बराबर था। इसको भी इतना छोटा किया है कि एक अणु जो है एक पार्टिकल के, या एक पार्टिकल जो था एक अणु के बराबर था। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे जो अणुओं की संख्या थी वो कुछ अलग थी और यहाँ पे जो अणुओं की संख्या थी वो कुछ अलग थी। हालांकि देखो इसका द्रव्यमान भी कितना था, 200 ग्राम, इसका द्रव्यमान भी कितना था, 200 ग्राम था, लेकिन यहाँ पे जो अणुओं की संख्या थी वो क्या थी, अधिक थी। यहाँ पे अणुओं की संख्या क्या थी, वो थी कम थी। ऐसा क्या हुआ कि समान द्रव्यमान के दो चीज़ लिए तो उसमें अणुओं की संख्या इसमें कुछ अलग थी, इसमें कुछ अलग थी। ठीक, तो वहाँ पे उसके लिए हम लोग को एक और भौतिक राशि की आवश्यकता जान पड़ी और उस भौतिक राशि को हम लोग क्या कहा, पदार्थ की मात्रा कहा। इसके बाद हम लोग ने देखा कि हम लोग दो अलग अलग बल्ब को लिए, ये पहला बल्ब और दूसरा बल्ब। पहले बल्ब को जब हम लोग जलाएं, है ना, तो वो कुछ ज़्यादा ही रोशनी दे रही थी। दूसरे वाले बल्ब को जब जलाएं तो वो कम रोशनी दे रही थी। तो यहाँ पर इसको जानने के लिए कि आखिर ये ज़्यादा रोशनी कैसे देती है, ये कम रोशनी कैसे देती है, तो इसको समझने के लिए हमें एक और भौतिक राशि की आवश्यकता पड़ी। वो भौतिक राशि होती है ज्योति तीव्रता, है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 7 अलग अलग प्रकार की भौतिक राशि थी और अलग अलग चीज़ों को मापने में अलग अलग भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे लंबाई को मापने के लिए हम लोग को ये वाली भौतिक राशि, उसके बाद दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा। तो इस तरह से हमने 7 अलग अलग मूल राशियों के बारे में पढ़ा। अच्छा, जो पहली मूल राशि होती है लंबाई, उसका मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। उसको संकेत में कैसे दर्शाते हैं, स्मॉल m से। दूसरी जो भौतिक राशि है द्रव्यमान, उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम। इसको दर्शाते हैं स्मॉल kg से, kg से। तीसरा जो मूल राशि होता है वो होता है समय। तो समय को हम लोग किसे दर्शाते हैं, सेकंड से, और इसका संकेत कैसा होता है, स्मॉल s होता है। चौथा जो भौतिक राशि होती है वो होती है ऊष्मागतिक। तो ऊष्मागतिक ताप की जो मात्रक होती है वो क्या होती है, केल्विन होती है। इसको हम लोग किसे दर्शाते हैं, कैपिटल K से। पांचवी जो भौतिक राशि है विद्युत धारा। विद्युत धारा को जो मात्रक है वो क्या होता है, एम्पियर, और इसको हम लोगों ने किससे दर्शाया, कैपिटल A से, है ना। अब छठवीं जो भौतिक राशि है पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रा क्या है, मोल है, और इसको हम लोगों ने किससे दर्शाया, MOL, स्मॉल m स्मॉल o स्मॉल l से। सातवीं जो भौतिक राशि है ज्योति तीव्रता, इसको हम लोग ने, इसका जो मात्रक होता है वो कैंडेला होता है। इसको दर्शाया किससे, CT से। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन हो सके तो आपके दिमाग में आया होगा कि आखिर इसको हम लोग ने कैपिटल क्यों लिखा, इसको भी कैपिटल क्यों लिखा और बाकी सभी को स्मॉल क्यों लिखा। तो जितनी भी भौतिक राशियों के मात्राओं का जो संकेत था उसको अगर हम लोग ने वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर रखा तो उसको हम लोग ने कैपिटल रखा। जैसे कैल्विन एक भौतिक शास्त्री थे, तो उनकी ही याद में यहाँ पर ऊष्मागतिक ताप की जो मात्रक है उसका संकेत हम लोग ने के रखा। वैसे ही विद्युत धारा का जो मात्रक है एम्पियर, उसका जो संकेत होता है A, तो ये आया है एम्पियर से, क्योंकि एम्पियर ने इस पर बहुत काम किया है। तो उसकी याद में हम लोगों ने इस एम्पियर का जो मात्रक होता है, इस मात्रक एम्पियर का जो संकेत होता है उसको हम लोगों ने कैपिटल A से दर्शाया है। अब इसके बाद बात करते हैं, ये तो SI पद्धति में 7 मूल मात्रक हो गए। 2 पूरक मात्रक भी होती हैं, 2 पूरक मात्रक भी आपके SI पद्धति में होती है। एक होता है समतल कोण और दूसरा होता है घन कोण। घन कोण, तो इस चीज को हम लोग समझते हैं कि आखिर समतल कोण किसको कहा जाता है और घन कोण किसको कहा जाता है। अगर मैं बात करता हूँ ये दो पदार्थों के बीच, अगर दो पदार्थों के एक सिरे को हम लोग ने जोड़ दिया और दूसरे सिरे को ऐसे बाहर रखा, तो यहाँ पर इन दोनों सिरों के बीच यहाँ पर कुछ कोण हम लोग को दिखाई दे रही है। तो इस भौतिक राशि को, ये जो कोण दिख रही है ना, इस भौतिक राशि को मापने के लिए हम लोग ने एक अलग नए भौतिक राशि का इजाद किया, जिसको हम लोग ने क्या कहा, समतल कोण। अर्थात 2 समतलों या 2 रेखाओं के बीच जो कोण बनती है उसको हम लोग ने क्या कहा, समतल कोण। तो दूसरे जो पूरक मात्रक है उसकी बात अगर करते हैं, दूसरे पूरक मात्रक की अगर बात हम लोग करें तो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं कि एक गोला लेते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए इसका केंद्र को, है ना, इमेजिन किए कि इसका एक केंद्र है। अब उस केंद्र से मान लो ये वाला भाग मैं बनाता हूँ, ये वाला गोला आपको दिख रहा होगा, ये कुछ ऐसा
तो ये जो गोलीय भाग है ये वक्रीय है, वक्रीय कुछ ये इस तरह से ऐसे जैसे सेब का भाग रहते हैं, है ना। तो इस अगर भाग को, इसके प्रत्येक बिंदु को, यहाँ पे इस बिंदु को, इस बिंदु को, इस बिंदु को, इस बिंदु को, इस बिंदु, इसके प्रत्येक बिंदु को अगर मैं केंद्र से मिलाऊं, केंद्र से मिलाऊं तो मुझे कुछ इस तरह की आकृति मिलेगी। आप अगर इसको 3D में इमेजिन करें तो ये कुछ इस तरह की आकृति मिलेगी, है ना। तो ये वाला जो कोण होता है इसको हम लोग बोलते हैं घन कोण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? घन कोण। तो इस तरह से दो पूरक मात्रक भी हमको जरूरत पड़ी, जिसको पहले को बोलते हैं हम लोग समतल कोण और दूसरे को बोलते हैं घन कोण। घन कोण 3D होते हैं और समतल कोण 2D में रहते हैं। तो इस तरह से एसआई पद्धति में हम लोग ने 7 मूल मात्रक पढ़े और 2 पूरक मात्रक भी पढ़ा कि आखिर जो 7 मूल मात्रक होते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऊष्मागतिक ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, ये किसको कहा जाता है और कैसे इसकी जरूरत हमें पड़ी, इन सभी के मात्रक और संकेत के बारे में हमने पढ़ा। कैपिटल के और कैपिटल ए के बारे में भी जाना। ये दोनों वैज्ञानिक के नाम के आधार पर रखें, जैसे केल्विन वैज्ञानिक का नाम है, एम्पियर भी वैज्ञानिक का नाम है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो संकेत है इसको कैपिटल के और कैपिटल ए से दर्शा दिए, है ना। बाकी सभी क्या हैं जो मात्रक हैं उनके जो संकेत हैं वो स्मॉल लेटर से रहेंगे। अच्छा, 2 पूरक मात्रक भी बने हैं। 2 पूरक मात्रक कौन सी होती है? एक होती है समतल कोण और दूसरी होती है घन कोण। तो इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा कि आखिर मापन, किसी भौतिक राशि का मापन किसे कहते हैं, मूल राशियाँ और भौतिक राशियों को आपने समझा, और उसके बाद एसआई पद्धति के बारे में समझा कि आखिर पहली जो 3 प्रणालियाँ होती थी, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति मात्रकों की, उसके बाद 1971 में फ्रांस में इन सभी को मिलाकर एसआई पद्धति बनाई गई। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।